हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें ग्रुप 16 की हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। आज हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ऑल दीज एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द EO2 एंड EO3 टाइप्स वेयर E इज इक्वल टू सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो प्रकार की ऑक्साइड बनाते हैं। दो टाइप के ऑक्साइड बनेंगे जिनका जनरल फॉर्मूला है EO2 एंड EO3 टाइप। और यहाँ पर जो E है उसका मतलब है सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेलुरियम हो सकता है या फिर पोलोनियम हो सकता है। यहाँ पर जो E है उसमें ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो ग्रुप 16 के 4 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे कि EO2 टाइप में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, E की जगह पर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन के अलावा जितने भी हैं EO2 में अगर हम देखें तो SO2 बन सकता है, यहाँ पर SeO2 बन सकता है, TeO2 बन सकता है और PoO2 बन सकता है। इसी तरीके से अगर हम EO3 टाइप में देखें तो EO3 टाइप में यहां पर लिख देता हूं मैं, EO3 टाइप में SO3, SeO3, TeO3, PoO3। तो ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो 4 एलिमेंट हैं वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बनाएंगे। ओजोन O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आर गैसेज व्हाइल सिलेनियम डाइऑक्साइड SeO2 इज सॉलिड। तो जो ये ऑक्साइड बन रहे हैं इसमें जो ओजोन है O3, और इसमें आपको ये याद रखनी है इसमें क्या होगा, जो O है ऑक्सीजन वो O2 के साथ रिएक्ट करेगी और O3 बनाएगी यानी ओजोन बनाएगी। और जो ये ओजोन बनता है और साथ ही साथ जो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनती है SO2, ये दोनों तो गैसेस के रूप में होते हैं, जबकि जो सिलोनियम डाइऑक्साइड है SeO2 वो एक सॉलिड होता है। ये इनकी नेचर है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2। इसमें से जो ये डाइऑक्साइड हैं, डाइऑक्साइड का मतलब यहाँ पर जो O है ऑक्सीजन है वो 2 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम हैं। तो जो ये डाइऑक्साइड हैं इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो SO2 से TeO2 तक जाने पर यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर डिक्रीज होती है। SO2 इज रिड्यूसिंग व्हाइल TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घट रही है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो SO2 तो रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि जब हम नीचे जाएंगे इसमें से जो TeO2 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इससे हमें पता क्या चला, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर कहें जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो रही है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है आपको पता है, ऑक्सीजन को दूसरी स्पीसीज में ऐड करता है या फिर ऑक्सीजन को दूसरी स्पीसीज को डोनेट करता है। तो इसमें से जो SO2 है वो लोअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि इसमें जो TeO2 है वो हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो बढ़ रही है। अब इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले ये जानिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह स्पीसीज होगी जो आसानी से क्या करे, ऑक्सीजन को डोनेट कर दे, यानी इनमें से जिसमें से भी ऑक्सीजन आसानी से निकल जाएगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर आने पर साइज बढ़ता है। यहां पर सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, सल्फर थोड़ा बड़ा होगा। फिर Se का साइज बढ़ेगा, ऑक्सीजन का उतना ही रहेगा। Te का साइज बढ़ेगा, ऑक्सीजन का इतना ही रहेगा। तो आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर आने पर साइज बढ़ रहा है, और साइज अगर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। ये छोटे एटम हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसमें Se बड़ा है और ऑक्सीजन तो उतना ही है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ेगी। इसमें से जो Te है टेलुरियम, उसका साइज और ज्यादा बढ़ेगा, ऑक्सीजन का साइज उतना ही रहेगा, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाएगी। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और आपको पता है जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है उतना ही वीक बॉन्ड होता है।
यानी SO2 में जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, बॉन्ड लेंथ कम है तो SO2 में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। जबकि TeO2 में जो बॉन्ड लेंथ है वो काफी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा है तो जो TeO2 में जो बॉन्ड बन रहा है, Te और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो एक वीक बॉन्ड है। तो आपको पता है अगर बॉन्ड वीक होता है तो उसको तोड़ना आसान होता है। तो यहां से क्या होगा, Te और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक है, वो आसानी से टूट जाएगा। वो आसानी से टूट जाएगा तो इसमें से ऑक्सीजन भी आसानी से निकल जाएगी। अगर ऑक्सीजन आसानी से निकल जाएगी तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज अगर बढ़ रहा है तो यहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। बॉन्ड अगर वीक होता चला जाएगा तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा, वो आसानी से टूटेगा। आसानी से अगर टूटेगा तो इस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन आसानी से निकल जाएगी। ऑक्सीजन अगर आसानी से निकल जाएगी तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि साइज इसका स्मॉल होता है। साइज स्मॉल है तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं हो पाता। बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन आसानी से नहीं निकलेगी। ऑक्सीजन आसानी से नहीं निकलेगी तो ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये इसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होगी। तो SO2 रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो है। जबकि TeO2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको याद रखना है ऊपर से नीचे की ओर आने पर, SO2 से TeO2 की तरफ आने पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मैं ऑर्डर लिख देता हूं। TeO2 सबसे ज्यादा, जो ये POO2 है ये अनस्टेबल होता है तो इसको हम कंसिडर करेंगे। उससे कम SeO2 की और सबसे कम SO2 की। ये है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो इसमें से जो SO2 है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, TeO2 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आपको याद रखना है। बिसाइड EO2 टाइप, सल्फर, सिलेनियम एंड टेल्यूरियम आल्सो फॉर्म EO3 टाइप ऑक्साइड, SO3, SeO3, TeO3। बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। आपको पता है इधर तो बने ये EO2 टाइप। EO2 टाइप के अलावा यहां पर ट्राई ऑक्साइड भी बनते हैं EO3 टाइप के। इसमें से जो सल्फर है, सिलेनियम है और टेल्यूरियम है वो EO3 टाइप के ऑक्साइड भी बनाएगा, जैसे कि SO3, SeO3, TeO3। यहां पर POO3 जो बनेगा ये अनस्टेबल होता है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ट्राई ऑक्साइड भी यहां पर बनते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो दोनों प्रकार के ऑक्साइड हैं, EO2 टाइप ये वाले, EO3 टाइप ये वाले ऑक्साइड, ये दोनों ही ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ये भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें थर्ड है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हेलोजन। ये जो हमारे पास ग्रुप 16 का एलिमेंट है ये हेलोजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो हमें पढ़ना है। Element of group 16 form a large number of halide of the type EX6, EX4 and EX2, where E is an element of the group and X is halogen. जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं वो बहुत प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड बनाते हैं। किस प्रकार के हैलाइड, उनका फॉर्मूला भी दिया गया है। ये एक तो EX6 टाइप के हैलाइड बनाएंगे जहां पर E एलिमेंट जैसे कि सल्फर और X हो गया इसमें हेलोजन जैसे कि फ्लोरीन SF6। साथ ही साथ ये EX4 टाइप के हैलाइड भी बनाएंगे और ये EX2 टाइप के हैलाइड भी बनाते हैं। 3 प्रकार के हैलाइड ये बनाएंगे, जैसे कि EX6 में SF6 हो गया या फिर कहें हम SEF6 हो गया, इस तरीके से। EX4 में जैसे कि SF4 या SCl4, इस तरीके से इसमें बनेंगे। और अगर हम बात करें The stability of the halide decreases in the order F negative, Cl negative, greater than Br negative and greater than I negative। और हैलाइड की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो यहां पर दिया गया है। जैसे हमें दे दिया गया, यहां पर हमें दे दिया गया SCl4 और अगला हमें दे दिया गया SF4, एक हमें दे दिया गया SBr4, एक दे दिया गया SI4। सपोज करिए
तो इसमें पूछ लिया गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसके आधार पर होता है। यहां पर जो फ्लोरीन है SF4, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन इसमें आ रहा है, इसकी स्टेबिलिटी इससे कम, उसके बाद ब्रोमीन आ रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे कम, और SI4 की स्टेबिलिटी सबसे कम। तो हैलाइड में अगर स्टेबिलिटी पूछ ली जाए तो इसके आधार पर हम स्टेबिलिटी इनकी बताते हैं। अमंगस्ट हेक्सा हैलाइड, हेक्सा फ्लोराइड आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स। अगर हम हेक्सा हैलाइड की बात करें, हेक्सा मतलब जिसमें हेलोजन 6 हो, 6 एटम हो हेलोजन के, तो हेक्सा हैलाइड्स में जो हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं वही स्टेबल होते हैं, बाकी सारे अनस्टेबल। जैसे कि SF6 ठीक है, SCl4 ठीक है, SBr4 नहीं, SCl6, SBr6 और Si6 ये हमें दे दिए गए। तो इनमें से जो SF6 होगा जिसमें फ्लोराइड होगा, हेक्सा मतलब फ्लोरीन के 6 एटम हो गए, तो इसमें से जो सल्फर का हेक्सा फ्लोराइड होगा यही स्टेबल होगा। बाकी ये जो तीनों हैं, हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा ब्रोमाइड और हेक्सा आयोडाइड, ये बाकी तीनों क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। ये तीनों अनस्टेबल होते हैं, इनको कंसिडर नहीं करते। इसमें से सिर्फ SF6 ही स्टेबल होगा। SF6 कहें या फिर SEF6, TEF6, जो फ्लोराइड वाले हैं हेक्सा फ्लोराइड वही स्टेबल होंगे। बाकी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड वाले हेक्सा हैलाइड क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे नेचर में। ऑल हेक्सा फ्लोराइड आर गैसेस इन नेचर। और जो ये हेक्सा फ्लोराइड हैं जैसे कि SF6, SEF6, TEF6, इन ये कैसे होते हैं, ये नेचर में गैसेस होते हैं, ये आपको याद रखना है। दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजंस। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। और जो इसमें से सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है SF6 वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है और इसके स्टेरिक रीजंस होते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। इसमें जो SF6 है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, SEF6 और TEF6 से ज्यादा भी वो स्टेबल है। और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, वो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। यहां पर देखिए जो SF6 है उसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। इसमें जो सल्फर के चारों तरफ क्या होते हैं, फ्लोरीन के एटम्स होते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो इसी स्टेरिक रीजन के कारण, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं जो सल्फर का एटम है उसका साइज स्मॉल है, और जो यहां पर जो फ्लोरीन का एटम है उसका साइज भी स्मॉल है। तो यहां पर होता क्या है, सल्फर के जो चारों तरफ जो फ्लोरीन के एटम हैं वो उसको घेर कर रखते हैं, इस तरीके से घेर कर रखते हैं। अगर कोई दूसरी स्पीसीज, दूसरा एटम इस पर अटैक करना चाहे वो नहीं कर पाता, क्योंकि सल्फर का साइज भी स्मॉल है और सल्फर बहुत ही छोटा एटम है और इसके चारों तरफ फ्लोरीन के एटम इसको घेर कर रखे हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, कोई दूसरी स्पीसीज इस पर अटैक नहीं कर पाती, और इसी स्टेरिक रीजन के कारण ये इसको स्टेबल करता है। बाकी अगर हम SEF6 में देखें तो जो सिलेनियम का साइज होता है वो बड़ा होता है और फ्लोरीन का आइटम इसके कंपैरिजन में क्या होता है, फ्लोरीन का आइटम बहुत ही छोटा होता है। तो यहां पर जो सिलेनियम का जो आइटम है वो काफी बड़ा है, तो फ्लोरीन के आइटम इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये SF6 के मुकाबले इतना स्टेबल नहीं होता। बल्कि जबकि यहां पर सल्फर का साइज बहुत छोटा है, इसके कारण फ्लोरीन के आइटम इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, इस पर दूसरा कोई आइटम अटैक नहीं कर पाता, और यही स्ट्रक्चर इसको स्टेबल करती है। Amongst tetrafluoride, SF4 is a gas, SEF4 is a liquid and TEF4 is a solid। अगर हम टेट्राफ्लोराइड की बात करें, टेट्राफ्लोराइड में SF4 जो बनता है वो गैसेस नेचर का होता है, SEF4 लिक्विड नेचर का और TEF4 सॉलिड नेचर का। These fluoride have sp3d hybridization and thus have trigonal bipyramidal structure in which one of the equatorial position is occupied by a lone pair of electron। और जो ये टेट्राफ्लोराइड्स होते हैं इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, और इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में जो एक इक्वेटोरियल पोजीशन होती है उस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं सीसो ज्योमेट्री। देखिए कैसे, यहां पर देखिए अगर हम SF4 की स्ट्रक्चर बनाएं, सल्फर के 16 होते हैं तो 2, 8 और 6,
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां पर ये सल्फर, एक इलेक्ट्रॉन इसने फ्लोरीन के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे फ्लोरीन के साथ, एक तीसरे फ्लोरीन के साथ, एक 4 फ्लोरीन के साथ। अभी इसने क्या किया, 6 में से जो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 इसने यूज कर लिए, बचे कितने, 2। वो होता है यहां पर एक लोन पेयर के रूप में, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लोन पेयर के रूप में। ये बनी इसकी SF4 की स्ट्रक्चर। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूं। हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। यहां पर लोन पेयर कितना, 1, बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4, 4, यहां पर 4 और 1 5, 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है और जो ये स्ट्रक्चर है ये होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। और इसकी आप देख सकते हैं जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन यानी ये वाली, इस पर एक लोन पेयर मौजूद है क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड बनाने में यूज कर दिए, एक बचा लोन पेयर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, हाइब्रिडेशन निकालनी आ गई और इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक लोन पेयर है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है ज्योमेट्री, इसको हम कहते हैं सीसो ज्योमेट्री, जिसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बन रही है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर, ये कहलाती है सीसो ज्योमेट्री। तो SF4 हो गया, SeF4, TeF4, ये कैसे स्ट्रक्चर शो करते हैं, सीसो ज्योमेट्री। sp3d हाइब्रिडेशन इसमें होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर इसमें बनती है। यहां पर सल्फर की जगह Se भी लिख सकते हैं, Te भी लिख सकते हैं, सभी में ये स्ट्रक्चर बनेगी। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। सभी एलिमेंट ऑक्सीजन को छोड़कर डाइक्लोराइड भी बनाते हैं और डाइब्रोमाइड भी बनाते हैं, जैसे कि SBr2 SCl2, SeBr2 SeCl2 और यहां पर TeBr2 TeCl2। ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या बनाएंगे, डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड भी बनाएंगे, जिसमें ब्रोमीन भी 2 एटम और क्लोरीन भी 2 एटम। ठीक है। These dihalide are formed by sp3 hybridization and thus have tetrahedral structure। अगर इन डाइहेलाइड की अगर हम बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास है S2Cl2, सल्फर का वही 16 2 8 6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो यहां पर ये सल्फर से एक और सल्फर जुड़ा हुआ है और सल्फर से 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। यहां पर क्या होता है, सल्फर और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और एक बॉन्ड बनता है क्लोरीन के साथ, एक बॉन्ड बनता है क्लोरीन के साथ। तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 उसने यूज कर लिए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, बचे कितने, 2, वो होता है लोन पेयर के रूप में। तो आप यहां पर देख सकते हैं 3 बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हुई, ये होते हैं यहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। हाइब्रिडाइजेशन निकालें, वही है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने, एक ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को इसको सिंगल ही लेंगे, ये डबल बॉन्ड यानी एक ही कंसिडर करेंगे, एक डबल बॉन्ड, दूसरा तीसरा, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो 4 का मतलब एक S 3 P sp3। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ गई तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से Se2Cl2 या Se2Br2 Se डबल बॉन्ड Se, एक Br ये, एक Br ये और एक बॉन्ड पेयर ये, वही स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। द वेल नाउन मोनोहेलाइड आर डायमरिक इन नेचर। जो मोनोहेलाइड्स होते हैं, मोनोहेलाइड का मतलब जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन एक होता है, वो डायमरिक नेचर के होते हैं, यानी उसमें 2 यूनिट जुड़कर आपस में डाइमर बना देती है। जैसे कि सपोज करिए ये एक मोनोहेलाइड बना EX, तो इसमें क्या होगा, ये मोनोहेलाइड के रूप में नहीं रहते, अनस्टेबल होते हैं। यहां पर 2 यूनिट इनकी EX और EX की 2 यूनिट जुड़ जाती है और डाइमर बना देती है। एग्जाम्पल आर S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2 एंड Se2Br2। डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड के यहां पर एग्जाम्पल हैं S2F2, S2Cl2, ये सब इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। These डायमेरिक हेलाइड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन एज गिवन बिलो। जो यहां पर ये डायमेरिक हेलाइड्स हैं,
यहाँ पर डाइमर का मतलब क्या है, यहाँ पर SF और SF की 2 यूनिट जुड़ी हुई है। तो SF की जो यहाँ पर मोनोहैलाइड की 2 यूनिट जुड़ी हुई हैं, ये जो डाइमरिक नेचर के कंपाउंड होते हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें जो ये कंपाउंड है ये ऐसे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में टूटता है जिसमें एक की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कम होगी और एक की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज्यादा होगी। देखिए मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं। ये है हमारे पास 2Se2Cl2 और ये टूट रहा है SeCl4 में और 3Se में। तो इसमें अगर हम Se की क्या निकालें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो Se हमारे पास कितने हैं, 2 2 4, 4x को हमने मान लिया। क्लोरीन हमारे पास 2 2 4 है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 इज इक्वल टू 0। तो 4x - 4 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 से 4 को डिवाइड करेंगे +1। यहां पर जो सेलेनियम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। इसमें अगर हम निकालें Se को हमने x मान लिया, 4 क्लोरीन के एटम है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 होती है 0, x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। यहां पर Se के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर सिलेनियम के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में देखिए जो ये कंपाउंड है इसमें सिलेनियम के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये 2 ऐसे कंपाउंड में टूट रहा है जिसमें से इस वाले कंपाउंड में जो सिलेनियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इससे ज्यादा है और दूसरे में इससे कम है। तो यही कहलाती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें जो ये कंपाउंड ऐसे दो या 2 से ज्यादा कंपाउंड में टूटता है जिसमें से एक की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज्यादा होगी और एक की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कम होगी। देखिए आप यहां पर सिलेनियम के ऊपर +1, इस वाले कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड में टूटा जिसमें से एक के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज्यादा है +4 और एक के ऊपर इससे कम है 0। तो यही कहलाती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE। जो H2S है वो H2TE से कम एसिडिक है, ऐसा क्यों? ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉन्ड EH डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये मैंने आपको बताया था जब हमने हाइड्राइड पढ़े थे। हाइड्राइड जब हमने पढ़े तो यहां पर आप देख सकते हैं H2S और यहां पर H2Se और यहां पर H2TE। हाइड्राइड जब हमने पढ़े थे तो हमने देखा था ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो एटम का जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है। इसमें जो देखिए सल्फर का साइज ये, हाइड्रोजन का साइज ये, यहां पर सिलेनियम का साइज बढ़ा, हाइड्रोजन का उतना ही, यहां पर टेलुरियम का साइज बढ़ा और हाइड्रोजन का उतना ही। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड है वो वीक होते चले जाते हैं। यहां पर बॉन्ड लेंथ कम होगी, यहां पर बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा, यहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। ऊपर से नीचे की ओर आने पर एटम का साइज बढ़ रहा है जिसके कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़े वीक हो जाते हैं। और आपको पता है वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, तो यहां पर जो H2TE है उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। जब उसको आसानी से तोड़ दिया जाएगा तो उसमें से जो H पॉजिटिव आयन है वो आसानी से निकल जाएंगे। जबकि H2S में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उनका साइज कम होता है और बॉन्ड लेंथ कम होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना भारी है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी और इसमें से जो H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे वो आसानी से नहीं निकल पाएंगे। और आपको पता है जिसमें से H पॉजिटिव आयन आसानी से निकल जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो क्या होता है, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। तो H2TE में से H पॉजिटिव आयन आसानी से निकल रहे हैं तो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, जबकि जो H2S है उसमें से H पॉजिटिव आयन आसानी से नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए इसका एसिडिक नेचर कम होता है। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर बॉन्ड वीक होते चले जाते हैं। इसके कारण बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी कम होती चली जाती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा।